नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की नई संसद की भव्य इमारत का लोकार्पण किया। पार्लियामेंट की यह बिल्डिंग अंदर और बाहर दोनों से अनोखी है, शानदार है। नई संसद में छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा गया है। लोकसभा की कलर थीम क्या होगी, सिटिंग अरेंजमेंट कैसा होगा, राज्यसभा कैसी दिखेगी, कलर स्कीम क्या होगी, कौन कौन सी गैजेट्स कहां कहां लगाए जाएंगे, कैमरे कहां कहां लगेंगे, सब कुछ वर्ल्ड क्लास। यह इमारत परंपरा से लेकर आधुनिकता तक की एक मिसाल है। इसमें फ्यूचर की भी प्लानिंग है, जब परिसीमन होगा और सांसदों की संख्या बढ़ेगी। और इसमें कोई शक नहीं कि इमारत लाजवाब है, पूरी दुनिया में नायाब है। नई बिल्डिंग के इनॉग्रेशन एक तरफ ऐतिहासिक मौका था, वहीं विपक्ष ने इस दिन को भी नरेंद्र मोदी के विरोध के लिए इस्तेमाल किया। पहले राष्ट्रपति को ना बुलाने के नाम पर हंगामा किया गया, फिर सेंगोल को हिंदू प्रतीक चिन्ह बताकर विवाद, पूजा पाठ पर विवाद किया गया और होते होते यह आज संसद की बिल्डिंग की तुलना ताबूत के नाम पर भी विवाद से हो गई। और यह सब कुछ चल ही रहा था कि अब इसमें अशोक गहलोत भी कूद पड़े हैं। पहले ये तस्वीरें आप देखिए, यही वो तस्वीरें हैं जिसको लेकर के विवाद हो रहा है। प्रधानमंत्री ने उस सेंगोल को, जो कि हमारी गुलामी से आजादी के सफर का प्रतीक है, जो कि और हमारी विरासत से लिया गया प्रतीक है, उसको दंडवत प्रणाम किया और उसके बाद आशीर्वाद लिया वहां मौजूद साधु संतों का। और फिर बड़े आदर भाव से इस सेंगोल को अपने हाथ में लेकर वो लोकसभा के कक्ष के अंदर गए और लोकसभा के कक्ष में जाकर उन्होंने बिल्कुल स्पीकर के आसन के बगल में इस सेंगोल को स्थापित किया है। अब इसी को लोगों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित करना शुरू कर दिया है। कोई नेता कह रहे हैं कि अच्छा वो हम गए ही नहीं, क्या भारत को पुरानी शताब्दी में ले जाना चाहते हैं, पुरानी सदी में ले जाना चाहते हैं। कोई कह रहा है कि ये संसद जो है तो ताबूत जैसी नजर आती है। कोई कह रहा है कि ये तो हिंदू संसद बन गई है। कोई कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ने अपना राज्याभिषेक कर लिया। ये नई पार्लियामेंट का उद्घाटन नहीं था, नरेंद्र मोदी का राज तिलक था। अब देखिए इस तस्वीर में, जब वो इस सेंगोल को लोकसभा के स्पीकर के आसन के बिल्कुल बगल में, ठीक वहां पर आप देख रहे हैं, उसको प्रतिष्ठा के साथ स्थापित कर रहे हैं और वो स्पीकर को भी साथ बुला रहे हैं, आप आइए। और उसके बाद उन्होंने प्रणाम किया सामने मौजूद लोगों को और फिर उस सेंगोल को वहां पर स्थापित किया। और उसके बाद उन्होंने बताया कि ये सेंगोल किस चीज का प्रतीक है, किस चीज का चिन्ह है। और ये एक म्यूजियम में था, वहां से इसको लाया गया। उन्होंने कहा हम सौभाग्यशाली हैं कि हम इस सेंगोल का आदर कर पाए हैं और उसकी जो उचित स्थान उसका होना चाहिए वहां उसको हम प्रतिष्ठा के साथ उसको स्थापित कर पाए। तो ये बातें आज प्रधानमंत्री ने की है, बताई हैं। लेकिन अब इसको लेकर जो सियासत हुई आज हम कुरुक्षेत्र में उस पर बात करेंगे। पहले आपको अशोक गहलोत का बयान हम सुनाते हैं। अशोक गहलोत आज ये कहते हुए देखे गए कि संसद में जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर इसके बाद उन्होंने अपने राज्य की पॉलिटिक्स की, अपनी चुनावी पिच सेट की और आ गए कर्नाटक के इलेक्शन पर। कहा कर्नाटक में जो हुआ वो राजस्थान में भी होगा। प्रधानमंत्री जी का जो आज उद्घाटन करना, मैं समझता हूँ कि उसको मैं बहुत अनफॉर्चुनेट मानता हूँ, क्योंकि ये ऐसी संस्थाएं होती हैं जहाँ पे संवैधानिक मुखिया की भूमिका होती है। राजस्थान असेंबली का जो हमने किया था, उद्घाटन करवाया था, तो हमने राष्ट्रपति जी को बुलाया था। कर्नाटक में ही हुआ, कर्नाटक पूरी ताकत ने लगा ली, पर राहुल गांधी और खड़गे साहब और इन सब के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। तो हम देखा कि वहाँ जनता ने साथ दिया कांग्रेस का, भारी बहुमत से कांग्रेस जीती है। ये स्थिति राजस्थान बनने वाली है। राजस्थान में स्थिति बनने वाली है। 156 हमारे आई थी 98 के अंदर, तो हम तो चाहेंगे इस बार 156 मिशन लेके चलें, कम से कम उससे ज़्यादा ही आए। आज देश को नई संसद मिली और काफी दिनों से इसकी जरूरत समझी भी जा रही थी। मोदी सरकार ने इनिशिएटिव लिया और रिकॉर्ड टाइम में शानदार पार्लियामेंट बनकर तैयार कर दी। आज लोकार्पण के वक्त नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा को नमन किया। उसके बाद विधि विधान से पूजा पाठ हुआ, हवन हुआ, सेंगोल को स्थापित किया गया, मंत्रोच्चार हुए। इस सब के बीच राहुल गांधी को सिर्फ एक ही चीज समझ में आई कि नरेंद्र मोदी अब राजा बनना चाहते हैं, देश में प्रजातंत्र खत्म करके राजतंत्र लाना चाहते हैं। संसद भवन की आधारशिला जब रखी गई थी तब उन्होंने इसे मोदी महल कहा था, याद कीजिए। आज उसी कड़ी में ये सारी बातें और जोड़ दी गई। तो क्या नरेंद्र मोदी देश के राजा बन गए? क्या बनने की सोच रहे हैं? और क्या ये मुमकिन है भारत जैसे देश में? अगर नहीं तो कांग्रेस पार्टी ये बातें क्यों कर रही है? 24 में भी मोदी रहेंगे और आगे भी बने रहेंगे, क्या यह बात फैलाना चाहती है कांग्रेस?
देश की सत्ता पर क्या हमेशा मोदी काबिज रहेंगे? मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो कुछ तस्वीरें आपको हम पहले दिखाते हैं। इस अमृत काल का आह्वान है मुक्त मातृभूमि को नवीन प्राण चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। अमृत काल से गुजरता देश हर क्षेत्र में नवाचार की उम्मीद रखता है। देश की नई संसद देश को सौंपते प्रधानमंत्री मोदी के इस पोएटिक एक्सप्रेशन का अभिप्राय समझिए। यूं तो प्रधानमंत्री मोदी की हर अभिव्यक्ति एक बिग पिक्चर बनाती है। संसद की नई इमारत में भी उनकी ये अभिव्यक्ति दिखती है, जब वो विरासत और कौशल को एक ही धरातल पर रखते हैं। इस भवन में विरासत भी है, वास्तु भी है, इसमें कला भी है, कौशल भी है, इसमें संस्कृति भी है और संविधान के स्वर भी है। आप देख रहे हैं कि लोकसभा का आंतरिक हिस्सा, यहां भी देखिए, यहां भी देखिए, राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है और संसद के प्रांगण में हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी है। मगर सवाल विरासत का ही नहीं, भविष्य के नए भारत का भी है। अमृतकाल में नई संसद बनी है और देश को आजादी की शतवार्षिकी पूरी करनी है। तो पीएम मोदी अगले 25 सालों में किन संकल्पों को इस नई संसद से पूरा होता पाते हैं, सुनिए उन्हीं के शब्दों में। अगले 25 वर्षों में संसद के इस नए भवन में बनने वाले नए कानून भारत को विकसित भारत बनाएंगे। इस संसद में बनने वाले कानून भारत को गरीबी से बाहर निकालने में मदद करेंगे। इस प्रधानमंत्री की बातें आपने सुनी और इसके बाद विपक्ष ने क्या कहा वो भी हमने आपको बताया। मेहमानों का स्वागत करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सुधांशु जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ हैं ओम जी उपाध्याय, आईसीएचआर के डायरेक्टर। ओम जी, बहुत स्वागत है आपका भी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अभी प्रधानमंत्री की बात आपने सुनी। प्रधानमंत्री कह रहे थे कि ये जो सेंगोल स्थापित किया गया है, ये राष्ट्र पथ पर, न्याय पथ पर हमें प्रेरित करने के लिए है। जब भी इसको देखेंगे प्रेरणा मिलेगी। लेकिन सुधांशु जी, हमने राहुल गांधी का ट्वीट आज देखा। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि संसद लोगों की आवाज है और प्रधानमंत्री संसद भवन के उद्घाटन को राज्याभिषेक समझ रहे हैं, यानी अपना राज तिलक कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ये बात कह रही है, तो मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि इसके पीछे कोई सोच नहीं है। सोच समझ कर ये बात कही जा रही है, तो आखिर क्या मैसेज देना चाहती है पार्टी आपकी समझ से? देखिए, इसके पीछे जो सोच है वो मोदी जी के प्रति घृणा और येन केन प्रकारेण भारत की सत्ता अपने हाथ में रहे, उसके लिए भारत के सांस्कृतिक मूल्यों का जितना भी अपमान और तिरस्कार हो सके वो उसकी कीमत पर सत्ता प्राप्त करने की सोच है। अगर राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं तो जो नेहरू जी ने किया था वो क्या था? दूसरा, राहुल गांधी जी के मुंह से तो बहुत ही हास्यास्पद लगता है। लोकतंत्र के आवरण में राजतंत्र स्थापित करने का काम जिस परिवार ने किया, वह यदि इस प्रकार की बात कहे तो और भी कष्टकारी और हास्यास्पद दोनों लगता है। परंतु आज एक कष्ट की बात यह हो गई कि आज इतिहास में एक फैक्ट दर्ज हो गया, सौरभ जी, कि 1927 में जब इरविन ने गुलाम भारत में, ब्रिटिश इंडिया में पुरानी संसद भवन का उद्घाटन किया था तो राहुल गांधी जी के परिवार की उपस्थिति थी, मोतीलाल नेहरू जी थे। पर 21वीं सदी में स्वतंत्र, स्वाभिमानी और सशक्त भारत की जब संसद का उद्घाटन हुआ तो राहुल गांधी जी का परिवार वहां से अलग था। अब रही बात इसकी जिसको कि वो राज्याभिषेक और ये कहने का प्रयास करते हैं, हम समझ सकते हैं
आपकी सोच और हमारी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। यदि मैं किसी भी व्यक्ति से पूछूं कि चोल राज्य के 3 राजाओं के नाम बता दीजिए, 100 में 99 नहीं बता सकते। और मैं कांग्रेस के नेताओं से कहता हूं कि अगर कोई भी कांग्रेस नेता सामने होता बगैर नेट देखे बता नहीं सकता था। मगर इंडिया गेट का सर्किल घूम जाइए, मुगल वंश के पूरे खानदान का नाम है, आपको रोड दिख जाएगी, बाबर रोड भी दिखेगी, हुमायूं रोड भी दिखेगी, अकबर रोड भी दिखेगी, शाहजहां रोड भी दिखेगी, औरंगजेब रोड भी दिखेगी। तो उनकी सोच इसको वो भारतीय संस्कृति का प्रतीक मानते थे। जो आतताई आक्रमणकारियों को भारतीय संस्कृति का प्रतीक मानते थे, उनके साथ नतमस्तक होने को सौहार्द का प्रतीक मानते थे, आतताई आक्रमणकारियों और लुटेरों के द्वारा लिखे गए इतिहास को भारत की अस्मिता से ऊपर रखते थे, उनको आज ऐसा लग रहा है। और वास्तविकता यह है कि एक लाइन में कह दूं कि जब 16 मई 2014 को मोदी जी के नेतृत्व में हमें स्पष्ट बहुमत मिला था, तो उसके 2 दिन बाद 18 मई 2014 को लंदन के द संडे गार्डियन ने अपने संपादकीय में लिखा था कि 16 मई 2014 शुड बी कंसीडर्ड एज अ डे इंडिया सेकेंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, द डे ऑन विच ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। क्योंकि उसने कहा आजादी के बाद ज्यादातर समय उन विचारों का शासन रहा जो ब्रिटिश उपनिवेशवादी मानसिकता की विरासत के थे। अब पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में सत्ता आई है जिसके ऊपर ब्रिटिश विरासत का कोई प्रभाव नहीं है। और आप इसे संयोग ही मानिए कि आज जब नई संसद का निर्माण होना था तो भी विरासत के वो लोग किसी भी कारण से दूर रहे। रामचरितमानस की वो चौपाई है कि सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्म हीन नर पावत नहीं। संपूर्ण उपलब्धियां संसार में हैं, पर जो लोग कर्म से हीन होते हैं वो नहीं प्राप्त कर पाते। आज ऐतिहासिक मौके का साक्षी होने का जो अवसर था वो उन्होंने गवाया और अपने ही खानदान के इतिहास में जो भावी भारत की दृष्टि में एक काला अध्याय जोड़ दिया कि ब्रिटिश वाइसराय की संसद में उपस्थिति उनके लिए स्वीकार्य थी और स्वतंत्र भारत में अस्वीकार्य थी। देखिए, मैंने ये सवाल आपसे क्यों किया, जैसे आप आजकल पूछते हैं ना संयोग है कि प्रयोग है। अब कांग्रेस पार्टी की एक जो ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अभी थोड़ी देर पहले, उसमें उनकी जो प्रवक्ता कह रही थी, उनके शब्द देखिए, उनके शब्द थे, एक तानाशाह ने अपने राज तिलक का स्वांग रचा, ऐसी संसद का उद्घाटन किया जिसमें लोकतंत्र छोड़कर सब कुछ है, राजदंड के नाम पर सोने की छड़ी लेकर चल रहे थे मोदी जी। और आप जानते हैं सुधांशु जी, क्या बातें आजकल इससे पहले होती रही हैं कि 24 में अगर नरेंद्र मोदी दोबारा आ गए, देखिए इस देश में चुनाव होने बंद हो जाएंगे, इस देश के अंदर इलेक्शन होगा ही नहीं, नरेंद्र मोदी हमेशा के लिए अपने आप को प्रधानमंत्री डिक्लेयर कर देंगे। इसीलिए ये लग रहा है कि एक कड़ी में किया गया ट्वीट है ये बयान। वैसे आपने जो हमेशा के लिए कहा तो एक बात याद आई, चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग ने तो चाइना में संविधान संशोधन करा के अपने को कर रखा है और कांग्रेस पार्टी में अघोषित रूप से उनका संविधान यही है कि सत्ता जो है परिवार के हाथ में रहेगी। ताजिंदगी गांधी परिवार का जो भी व्यक्ति होगा उसी के हाथ में सत्ता रहेगी, अन्यथा परिवार। तो शी जिनपिंग मॉडल उनकी पार्टी में लागू है। और ये भी आप एक संयोग देखिए, आज हम कहां बैठे हुए हैं 2023 में। आपको पता है कि 1929 में नेहरू जी बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष, 19 से 20 के आसपास मोतीलाल नेहरू जी बने थे। 1929-30 में वो जो लाहौर के रावी तट पर हुआ था अधिवेशन जिसमें स्वराज का प्रस्ताव, उसमें मोतीलाल नेहरू जी से जवाहरलाल नेहरू जी को अध्यक्षता मिली थी। आज लगभग 100 साल के बाद पूरी सत्ता उनके हाथ में है। तो चूंकि उनके मन के ऊपर वो विचार छाया हुआ है, इसीलिए उन्हें लगता है मोदी जी तो उस विचार से आते हैं जो संघ के उस विचार से प्रेरित है, जो आज भी उन्होंने संसद में बोला, इदम न मम इदम राष्ट्राय, ये मेरा नहीं है, ये राष्ट्र के लिए है। जिन्होंने किशोरावस्था से ही संकल्प लेकर अपने जीवन का क्षण क्षण राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया, यानी सब कुछ तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। और इन लोगों ने क्या किया, राष्ट्र की संपत्तियां अपनी तरफ कर ली, यानी तेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा वाले। तो जमीन आसमान का अंतर, उसमें उनको दोष नहीं देता। जिसकी जैसी सोच होती है, जिसकी जैसी दृष्टि होती है, उसको वैसी ही सृष्टि नजर आती है। ओम जी को और हर्षवर्धन जी को चर्चा में लाना चाहता हूं। ओम जी, ये बयान राहुल गांधी का ट्वीट जो है तब आया था जब प्रधानमंत्री सुबह पहले महात्मा गांधी को जाकर के नमन किया, उसके बाद जो पूजा पाठ हुआ, हवन पूजा हुआ, उसके बाद उन्होंने दंडवत प्रणाम किया था उस संगोल को, फिर मंत्रोच्चार के बीच उसको स्थापित किया गया था। उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि राज्याभिषेक है। और मैं उस वक्त सोशल मीडिया देख रहा था, बहुत से लोगों ने कहा कि देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रिंस चार्ल्स
जब उनका कोरोनेशन हो रहा था तो मोदी जी कुछ वैसे ही दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ तो मैसेज इसमें छिपा है जो देने की कोशिश कर रही है। हाँ, लेकिन एकदम उल्टा मैसेज देने का प्रयास हो रहा है, मुझे लगता है ये। आप पूरी मोदी जी की उस समय की भावभंगिमा को एक बार फिर से अपने जहन में लाइए कि कितनी जबरदस्त विनम्रता दिखाई दे रही है उस समय जब वो संसद के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। सीधे पुराने संसद की ओर जाकर वो महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मूर्ति पर पुष्पांजलि दे रहे हैं, और उसके बाद जब सिंगोल तक पहुंचते हैं तो साष्टांग दंडवत कर उस प्रतीक को प्रणाम कर रहे हैं जिसने हजारों वर्षों तक हमारे इतिहास और परंपरा में जन कल्याणकारी शासन की व्यवस्था बनाई। वो प्रतीक है जिसके माध्यम से धर्म इस देश की धुरी रहा है, उसको सबसे ऊपर रखते हुए, जिसे आज हम संविधान का नाम दे सकते हैं, जैसे सबसे ऊपर आज हम उसकी बात करते हैं, उसको ऊपर रखते हुए और उस राजदंड के माध्यम से जन कल्याणकारी सत्ता चलाने की पूरी व्यवस्था रही, उसको जाकर वो दंडवत प्रणाम कर रहे हैं उस प्रतीक को। ये एक बड़ा मैसेज है पूरे देश के लिए। दूसरे, इसमें एक चर्चा हो रही थी कि कहीं कहीं ये ब्राह्मणवादी ब्राह्मणिकल जो कल्चर है उसको लाने का प्रयास हो रहा है, उसको डोमिनेट करने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखिए ना कि देश की एक एक जो मत पंथ संप्रदाय हैं, उनके प्रतिनिधि और उनकी पूजा पद्धति का किस तरह से समावेश किया गया। निश्चित रूप से शुरुआत इसकी की गई है सनातन पद्धति के आधार पर, क्योंकि वो पीछे उसी का हिस्सा है जिसकी पृष्ठभूमि पर हम इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैन, जरथुस्ट्र, पारसी, जितने भी मतपंथ संप्रदाय हैं देश में, सबको पर्याप्त प्रतिनिधित्व वहां पर मिला है। नहीं, दिक्कत यह है कि हर चीज के केंद्र में मोदी जी हैं। ये बात इसलिए उठी कि भाई ये राज तिलक जैसा लग रहा है, क्योंकि हवन में मोदी जी बैठे हुए हैं, उसके बाद फिर दंडवत भी मोदी जी कर रहे हैं, उसके बाद सिंगोल को ले जा भी मोदी जी रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी को शायद लगा कि अब ये व्यक्ति से समस्या है, तो ये अलग तरह की बात। हर चीज में व्यक्ति ही है बीच में, केंद्र में। हर्षवर्धन जी। नहीं सौरभ जी, मुझे लगता है कि इसमें ऐतराज क्यों होना चाहिए। लोकतंत्र में जनता का आदेश, और मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, इसको विपक्ष के लोग भी सुने। मैं तो कहता हूं ना कि मिडनाइट स्पीच किसने दी थी? क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने दी थी? नहीं दी थी। क्यों नहीं दी थी? क्योंकि उस वक्त लीडर ऑफ द मैंडेट पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगर हम इसकी तुलना करने लगेंगे, और मैं तो कहता हूं कि आज राष्ट्रपति महोदया का संदेश पढ़ा राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी ने, लेकिन अगर आप सोचिए कि राष्ट्रपति संदेश पढ़े प्रधानमंत्री का, यह संभव है क्या? लेकिन मॉस्को में इंडिया फेस्टिवल में यह हुआ। वेंकट रमन जी ने संदेश पढ़ा राजीव गांधी का, इससे बड़ा अपमान क्या होगा? और मैं तो कहता हूं कि आज की इस जो संसद के लोकार्पण के बाद जब द्रौपदी मुर्मू जी का संदेश पढ़ा गया, जिसमें 2 बातें, बाकी बातें विपक्ष न सुने उसका काम है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अभावों में जीने वाले लोग शीर्ष पर पहुंचते हैं, देश का प्रधानमंत्री भी उसी पृष्ठभूमि से आता है, राष्ट्रपति भी उसी पृष्ठभूमि से आते हैं, और राष्ट्रपति को चुनने का भारतीय जनता पार्टी और संघ ने उनको बहुत पहले से देखा, उनका पूरा करियर है, लेकिन राष्ट्रपति पद के लिए तो पसंद ये नरेंद्र मोदी की है, एक आदिवासी महिला। दूसरा, उन्होंने कहा कि स्वस्थ वाद विवाद की परंपरा इस संसद में होनी चाहिए, और उन्होंने यह भी कहा कि हमें अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर रहे हैं, अब तो विवाद बंद कर देते। लेकिन आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका मैं उत्तर देता हूं। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी का वो ट्वीट क्या है। राहुल गांधी लंबे समय से, विशेष करके 2019 का चुनाव हारने के बाद, उनको समझ में आ गया कि नरेंद्र मोदी से वो लोकतांत्रिक तरीके से नहीं लड़ सकते। वो काम कर रहे हैं जो लोकतंत्र में सबसे ज्यादा किसी के ऊपर लगता है कि उसको तानाशाह बता दो। तो उसे होगा क्या? कोशिश ये कि उनको तानाशाह बताएं, और जो भी इस देश में, चूंकि भारत के मूल में लोकतंत्र है तो उनके साथ लोग खड़े हो, लेकिन फिर लोग पूछेंगे कि अगर ये तानाशाह था तो कर्नाटक कैसे हार गया, तानाशाह था तो हिमाचल कैसे हार गया, तानाशाह था तो कैसे एक तरह से कहें कि हर प्रमुख मौके पर विपक्ष वितंडा कर लेता और तानाशाह कुछ कर नहीं पाता है। मैं तो ये पूछता हूं आपसे, क्या भारत के लोगों को ये कह के डराया जा सकता है कि आपने अगर इस व्यक्ति को दोबारा चुनाव जिता दिया तो ये दोबारा चुनाव कराएगा ही नहीं? यही बताया जा रहा ना देश को। नहीं, देखिए इस पे तो मैं एक बात, क्या इससे भारत को डराया जा सकता है? एक लाइन सौरभ जी इस पे कर दूं। भारत को कोई भी नेता आ जाए, मैं कोई भी कह रहा हूं, इस देश को लोकतंत्र के अलावा और कुछ बनाया ही नहीं जा सकता, और उसके मूल में भी वही है, क्योंकि ये हिंदू बहुल देश है।
क्योंकि यहां की संस्कृति उसी तरह की है। वाद विवाद संवाद हमारे मूल में है। हम तो हर चीज पे प्रश्न अभी आता हूं हिंदू वाली बात पर। अब आज तो कुछ लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि हिंदुस्तान छोड़िए, अब तो आज तो हिंदुस्तान की संसद ही सेक्युलर नहीं रही, आपने संसद को ही हिंदू बना दिया। उस पर आता हूं। लेकिन सुधांशु जी, अब हमारे एक बड़े वरिष्ठ नेता हैं देश के, उनकी बातों को लोग बड़ी गंभीरता से लेते हैं, उन पर बड़ी चर्चा होती है और एक कथन उनके बारे में बड़ा मशहूर है कि क्या कहते हैं और क्या करते हैं ये इनके अलावा और कोई नहीं जानता। शरद पवार साहब, उन्होंने देखिए क्या कहा, मैं बड़ा खुश हूं कि मैं इस समारोह में नहीं गया और जो मैंने देखा टीवी पर ही देखा होगा। उन्होंने कहा उसके बाद मैं बड़ा चिंताग्रस्त हूं, हम देश को क्या पीछे लेकर के जा रहे हैं और क्या ये समारोह बस कुछ चंद लोगों के लिए था। उनको बड़ी चिंता है ये समारोह देखने के बाद। सुधांशु जी, देखिए, पहले हम कहना चाहेंगे जो राहुल गांधी जी ने राज्याभिषेक कहा, तो राज्याभिषेक तो अभी कुछ दिन पहले हुआ है, इंग्लैंड में हुआ है। किसी ने कुछ बोला है? अपनी बात कैसे काटी है इन्होंने। ये वही इंग्लैंड है जहां अभी इन्होंने 3 महीने पहले जाके कहा द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी उसको लोकतंत्र का रक्षक कहा। किसको? आज कह रहे हैं कि वहां का जैसा राज्याभिषेक यहां दिख रहा है। अपनी बात काटने में कितने माहिर हैं ये लोग। भाई, अगर आपको ये लगता है कि वहां राजशाही है, जिसका कि आपने ये प्रतीक वहां का देने का प्रयास किया, तो फिर वो लोकतंत्र का रक्षक कैसे? और अगर लोकतंत्र के रक्षक में वो लोग वास्तविक राजशाही को ऐसा कर सकते हैं, तो हम केवल नैतिकता के प्रतीक में आपको राजशाही नजर आए, तो इसमें आपका, फिर मैं कहूंगा कि राहुल गांधी जी का दृष्टि दोष है। और शरद पवार जी हो या राहुल गांधी जी हो, देखिए इनकी कोई गलती नहीं है। ये सब लोग उस विरासत के लोग हैं जो 21वीं सदी आने पर अपना प्रासंगिकता खो चुकी। इसमें मैं सौरभ जी बात बताना चाहता हूं, इस सिंगोल में नंदी लगे। नंदी का इंपॉर्टेंस जानते क्या है? मैं धार्मिक दृष्टि से नहीं कह रहा हूं कि नंदी भगवान शिव का वाहन है। मैं एक फैक्ट कोट करना चाहता हूं कि 15 जून 1853 को कार्ल मार्क्स ने न्यूयॉर्क हेराल्ड ट्रिब्यून में तीन पार्ट्स में एक आर्टिकल लिखा था अबाउट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें जानते क्या लिखा था? उसने लिखा था कि भारत की हिंदू जाति कितनी भी समृद्ध क्यों ना हो, परंतु ये नंदी, बैल और बंदर हनुमान को पूजते हैं तो दे आर सेमी बारबैरिक। इनके साथ वही होना चाहिए जो अंग्रेज कर रहे हैं। उसने वर्ड यूज किया था कि वॉट एवर द डिस्ट्रक्शन ब्रिटिशर्स आर डूइंग इज पेनफुल बट प्लेजरेबल ऑल्सो, यानी यह दुखद भी है और आनंददायक भी है, क्योंकि इन सारी चीजों को नष्ट होना चाहिए। अब वो एक अलग विषय है कि नंदी का महत्व और हनुमान का महत्व क्या है आध्यात्मिक अर्थ में, वो समझने लायक बुद्धि मार्क्स के नहीं थी। उन्होंने हम लोगों को मूर्ख कहा था, मगर अफसोस मार्क्स और मैकाले के मानसिक रोग से ग्रस्त लोग आज भी हैं। तो मुझे लगता है सिंगोल के नंदी उनको जवाब है कि देखो, स्वतंत्र भारत की नई संसद में वह प्रतीक है जो हमारे आध्यात्मिक आंतरिक चेतना के विकास का प्रतीक है, जिसे तुम सेमी बारबैरिक कहते थे, जिसको तुम पिछड़ेपन का प्रतीक कहते थे, मगर आज ये लोग उसी विरासत को कंटिन्यू करना चाहते हैं। और अगर मैं एक और बात कह दूं, यहां पे अगर कुछ और कर दिया जाता ना, मतलब कुछ खुतबा उतबा पढ़ दिया जाता, जैसा वो मुगल बादशाहों के टाइम में बाअदब बा मुलायजा होशियार होशियार टाइप से मिलती उलती कोई चीज पढ़ दिया, अरे साहब ये गदगद हो जाते, अरे मारे फूले नहीं समाते और कहते वाह सेकुलरिज्म जीवित हो गया। परंतु यही जातियों में विभाजित करने को कहेंगे, या भारत की विविधता है और जैसे ही उसमें एकता दिख जाए तो वह सांप्रदायिकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बड़े दुख की बात है, यह सिंगोल चोल साम्राज्य का प्रतीक है जी। 300 साल ईसा पूर्व का, 2300 साल पुराना ज्यादातर देशों का इतिहास नहीं है। उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो 2300 साल पहले की चीज को सिंबलाइज करती हो। मगर इन लोगों को क्या कहा जाए कि एक लाइन में मैं अगर कह दूं कि न संयम व्यवस्था न एकात्मता है, भरी है अभी तक मनों में गुलामी, वही राग अंग्रेजियत का पुराना, सुनाते बड़े लोग नामी गिरामी, प्रजातंत्र की धार उतरी गगन से, मगर नीर जन सागरों तक न पहुंचा, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये, उजाला करोड़ों घरों तक न पहुंचा। तो आज प्रधानमंत्री जी ने कहा 4 करोड़ घर भी बनवाए और संसद भवन भी बनवाए। हमने इस मुक्ति के उजाले को वास्तविक रूप में धरती से लेकर भारत के गौरव के आकाश तक दोनों में चरितार्थ किया।
देखिए कुछ और रिएक्शन में बताता हूँ ओम जी आपको, देखिए फिर मैं आता हूँ। एक, हाँ एक बोलिए। जो है आपने जिन नेता का जिक्र किया शरद पवार जी का, और आपने कहा कि वो बड़े चिंतित थे आज का दृश्य देख के, तो जाहिर है वो चिंतित इसलिए होंगे क्योंकि आज वो जो हिंदू धर्म परंपरा भारतीय संस्कृति, लेकिन शरद पवार जी का ये बनता है। शरद पवार जी जब मुख्यमंत्री थे तो दूरदर्शन में भागे भागे गए थे, मुंबई में बम धमाके हुए थे, सब जानते हैं किसने बम धमाके कराए। तो क्या किया उन्होंने एक हिंदू स्थान की बजाय एक मुस्लिम स्थान जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया? और सिर्फ मुस्लिम स्थान नहीं जोड़ा, मस्जिद बंदर। उन्होंने कहा कि यहां धमाका हुआ और इस धमाके को करने वालों के तार दक्षिण भारत से जुड़े हैं, उसमें भी एक हिंदू संगठन बताने की कोशिश की गई, लिट्टे से जोड़ने की कोशिश की गई। लिट्टे भारत का संगठन नहीं है, लेकिन फिर भी उसको जोड़ा गया। दक्षिण भारत के लोगों तो शरद पवार को उसी दिन पकड़ना चाहिए था कि भैया तुम कहां से ये बात कर रहे हो। ये वाला फ्रॉड सेकुलरिज्म है, वो ध्वस्त हो रहा है। देश ये चाहता है दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम इसकी खाई पैदा करके राजनीति करने वाले संकट में हैं, उनको ये सारी मुश्किल दिख रही है। नहीं, आप कह रहे हैं फ्रॉड सेकुलरिज्म दफन हो रहा है। आज तो कहा गया शहंशाह ने संविधान को दफना दिया, ये आम आदमी पार्टी के एक मंत्री ने बोला ओम जी। और देखिए ये कुछ लोगों ने बीजेपी की तरफ से कहा ना कि भाई नेहरू जी ने भी तो ये बात तो हमें नेहरू जी से ही पता कि उनको ये सौंपा गया था सिंगोल, तभी तो बात पता चली है कि ये भाई हस्तांतरण का एक प्रतीक था। अब कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं कि नेहरू जी ने ठीक किया था, इस सिंगोल का स्थान वो म्यूजियम ही था, क्योंकि उस वक्त इस इतिहास को लेकर ओढ़ने की जरूरत नहीं थी, राष्ट्र निर्माण की जरूरत थी जिसमें नेहरू जी लग गए थे। बिल्कुल, ये लोग भूल जाते हैं, लेकिन कई बार वो आज अभी जैसा आपने कोट भी किया कि वो कह रहे हैं कि ये सोने की छड़ी आज किस भी चीज कहा का गया है, प्रतीक सोने है। की छड़ी। ये जी आज ही की बात हम कर रहे हैं, किस चीज का प्रतीक है। भूल जाते हैं कि ये प्रतीक आज से 75 साल पहले आजादी के दिन देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने, जो उन्हीं की पार्टी के हैं, उन्होंने ही स्वीकार किया था। और उसके बाद विडंबना ये रही कि उसको सही और आदरपूर्ण स्थान देने के बजाय उसको अपने आनंद भवन के संग्रहालय में अपनी पर्सनल, उन्होंने नहीं कहा होगा लेकिन वो कहीं ना कहीं उसकी अपनी पर्सनल वॉकिंग स्टिक के रूप में, वो भी 5 फीट की वॉकिंग स्टिक, यानी 8 फीट का होना चाहिए आदमी 5 फीट की वॉकिंग स्टिक लेके चलने के लिए, वो के रूप में स्थापित करा दिया। आज उस पुरातन परंपरा का, जिसके मायने कतई राजशाही को बिंबित करने वाले नहीं हैं, जिसके मायने इतने स्पष्ट हैं कि वो धर्म, न्याय, सत्यनिष्ठा, कर्तव्य को इंगित करता है, को प्रतिबिंबित करता है, उसको आज पुनर्स्थापित करने का अगर प्रयास किया गया, उसको सम्मान दिलाने का, उस प्रतीक को, जिसके आधार पर दुनिया भर में हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति फैली, इस तरह के प्रतीकों को अगर हम पुनर्जीवित पुनर्स्थापित कर रहे हैं तो पता नहीं क्यों पेट में दर्द हो रहा है। सत्ता हस्तांतरण से तो बात आगे बढ़ चुकी काफी, अब तो सीधे सीधे एक बात सौरभ जी कह दें। हाँ नहीं कहिए सुधांशु जी, अब तो सीधे सीधे कहा जा रहा है कि भाई ये संसद के उद्घाटन के मौके पर साधु संतों का आना, सिंगोल की पूजा पाठ करके मंत्रोच्चार के बीच उसको स्थापित करना, प्रधानमंत्री का दंडवत होना, ये सब क्या है? और उसके सिंगोल के ऊपर नंदी विराजमान है, तो क्या 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 संदेश देने की कोशिश की जा रही है सेक्युलर भारत में? सेक्युलर भारत की नई संसद में क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? जी, हम बताना चाहते हैं, ये जो राहुल गांधी और अन्य लोग कह रहे हैं राजशाही की तरह दिखाया जा रहा है, ये भी एक गुलामी की मानसिकता है। हमारे यहां जो राज्य की परंपरा थी, जो राजाओं की परंपरा थी, वो नहीं थी जो आपके दिमाग में है। वेस्ट में अलेक्जेंडर द ग्रेट और चंगेज खान द ग्रेट हैं, जिन्होंने हजारों लाखों को मरवा दिया। हमारे यहां महान राजा वो नहीं जिसने बड़ा इलाका जीता। हमारे यहां राजा राम और राजा हरिश्चंद्र महान हैं, जिन्होंने बड़े से बड़ा त्याग किया। और मैं इस पे साथ एक फैक्ट भी बोलना चाहता हूं। जानते क्या है, दुनिया में एक ऑथेंटिक रिसर्च हुई है कि राजाओं ने जो मरवाया है लोगों को, उसके बारे में एक हवाई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर R.J. रमल, दर्शक जाके चेक कर सकते हैं। उन्होंने एक साइट बनाई है, डेमो साइट। 30 इयर्स के रिसर्च के बाद पिछले 2500 वर्षों में गवर्नमेंट के द्वारा मरवाए गए लोगों की नरसंहार जिसे कहा जाता है, और उनके अनुसार लगभग 1 अरब 20 करोड़ लोग इन 2500 वर्षों में मारे गए हैं। पर महत्वपूर्ण बात जानते हैं उन्होंने क्या लिखी है? भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां 13वीं शताब्दी से पहले कोई नरसंहार नहीं हुआ। एक कलिंग का युद्ध और एक और उदाहरण है उसको छोड़ के। कलिंग में भी कुछ हजार लोग मारे गए, उसके बाद भी राजा का हृदय परिवर्तन हो गया। हम दुनिया के इकलौते सिविलाइजेशन है। दुनिया में बाकी जगह राजा तब तक कुर्सी बैठा रहता था जब तक मर न जाए या मार न दिया जाए, मगर हमारे यहां संन्यास आश्रम ग्रहण करके
वो सन्यासी बन के चल देता था, जिसे जयशंकर प्रसाद ने कहा है इसीलिए हमारे यहां तलवार की ताकत से नहीं धर्म की ताकत से देश चलता था। जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है विजय केवल लोहे की नहीं धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट दया दिखलाते घर घर घूम। क्या बात करते दुनिया में कोई उदाहरण दिखाइए जहां राजा भिक्षु बनकर, जहां राजा सन्यासी बनकर जाता हो। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में श्रवणबेलगोला में सन्यासी हो गया था। मैं चुनौती से पूछता हूं इन सारे लोगों से जो वेस्टर्न माइंडसेट मैकाले माइंडसेट में बैठे हुए, एक राजा दिखाइए जिसने स्वेच्छा से राज्य छोड़ दिया और सन्यासी बन गया हो। इसलिए राहुल गांधी जी, शरद पवार जी सुनिए, वो 19th सेंचुरी के मैकॉले माइंडसेट 20th सेंचुरी के मार्क्सिस्ट माइंडसेट से बाहर आइए। हमारे यहां की राज परंपरा ना अत्याचारी थी ना अनाचारी थी। ये जो आपने बैठा था, हमारे यहां त्याग की भी भावना थी। हमारे यहां राजा राम और राजा हरिश्चंद्र हैं, जो वनवासी राम बन के राजा राम महान होते हैं। हरिश्चंद्र अपना कपड़ा त्याग करके महान बनते हैं, दूसरों की गर्दनें काट के कोई महान नहीं बनता है। हमारे यहां पृथ्वीराज चौहान भी जिसने पीठ दिखा दी उसकी तरफ आक्रमण न करके महान बनते हैं, किसी के पकड़ के सर कलम करके अलेक्जेंडर के मैसिडोनिया से लेके पर्सिया तक महान नहीं बनते। इसलिए अपना ज्ञान सुधार लीजिए। और फिर कह रहा हूं, वो मार्क्स के न्यूयॉर्क हेराल्ड ट्रिब्यून की मानसिकता से ग्रस्त आज भी लोग हैं। एक लाइन फिर कह दूं सौरभ जी, अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। ब्रिटेन के राज परिवार ने कितना मरवाया लोगों को, कितना कटवाया, वहां पे नहीं जाके बोलने की हिम्मत होती। यहां एक उदाहरण नहीं, पूरा देश पूरा विश्व की रिसर्चेस कहती है कि हमने कितना किया, तो यहां पे आके इनको समस्या उत्पन्न होती है। यह सांस्कृतिक गौरव नहीं, सांस्कृतिक ग्लानि के प्रतीक है। देखिए कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है हर्षवर्धन जी। अभी जैसे आपने इंग्लैंड का उदाहरण दिया कि वहां राहुल गांधी गए, उन्होंने कहा भाई भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया, क्या कर रहे हैं ये लोकतंत्र के रक्षक देश। इसके बाद कर्नाटक का चुनाव हो गया, कर्नाटक के चुनाव में बीजेपी की हार हो गई, कांग्रेस पार्टी की बड़ी जबरदस्त जीत हो गई। अब ये जो रिएक्शन आ रहा है विपक्ष की तरफ से, और नरेंद्र मोदी तानाशाह है, तानाशाह अहंकारी है और अहंकार तोड़ना है, ये जो पूरा नैरेटिव है, ये कर्नाटक के बाद क्या ओवरडू हो रहा है? क्या किसी गलतफहमी का शिकार है, या आपको लगता है कि नहीं नैरेटिव जो है कांग्रेस पार्टी का वास्तविकता पर आधारित है? नहीं, देखिए ये तो होता है जब आपको लगातार असफलता मिल रही हो और कोई एक सफलता मिल जाए तो मनोबल तो थोड़ा बढ़ता है, और बढ़ना भी चाहिए। इतनी हार मिली है, इतनी मुश्किल में कांग्रेस चली गई। कौन सोचता था कि 50-54 सीटों पे कांग्रेस चली जाएगी लोकसभा में? ये तो कल्पना भी नहीं। जो भी रिएक्शन आया, बहिष्कार वगैरह सब कुछ, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को अब लग रहा है कि हम इससे कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें यह देखना चाहिए कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी इससे ऊपर तो कभी थी ही नहीं। जनता दल सेकुलर का वोट खत्म हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती हो सकती है, उस पर अलग से बात हो सकती है कि भाजपा कहां कहां रह गई, कहां कहां चूक गई। लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर के चुनावों की हम बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी और जो नेशनल इश्यूज हैं उस पे कांग्रेस पिटती दिखती है। और आज भला किसे अच्छा लगा होगा कि इतनी सुंदर संसद बनी। और मैं तो फिर कहता हूं, ये अभी कांग्रेस प्रवक्ता कुछ डिबेट्स में मिलते हैं तो कहते हैं पार्लियामेंट एनेक्सी, पार्लियामेंट लाइब्रेरी, उसको आप संसद से जोड़ रहे हैं। अरे भैया, साहस नहीं था किसी प्रधानमंत्री में, किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई, क्योंकि सबको डर लगता था कि वो जो ब्रिटिशर्स बना के गए हैं उससे अच्छा तय समय में हम बना पाएंगे क्या। उनको भरोसा ही नहीं था देश के ऊपर। इस प्रधानमंत्री को भरोसा था, उसने करके दिखा दिया। उनका संकट ये कि सबको दिख रहा है और उसके आधार पर प्रतिष्ठा मोदी की बढ़ जा रही, तो मोदी की प्रतिष्ठा बढ़ी तो उनका संकट बढ़ा, इसीलिए वो ये हमला कर रहे हैं। नहीं तो क्या कर्नाटक चुनाव के बाद जो कम से कम बीजेपी एक सपोर्टर का या वोटर का मनोबल डाउन हुआ था, आपको लगता है वहां से कुछ वापस खींच पाने में कामयाब है? और आज का दिन उसमें बड़ा महत्वपूर्ण नहीं, मैं तो ये कहता हूं वो तो 3 दिन बाद ही हो गया। अच्छा, वो तो अगर उसके बाद आप देखें, अगर सेंटिमेंट के तौर पर देखें तो आप नैरेटिव की बात करते हैं। जलीकट्टू का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो क्या बता देता है? केरल स्टोरी पर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो क्या बता देता है? और सरकार किस तरह से काम करती है, सरकार के नैरेटिव में अगर बहुत सी चीजें बाहर जाती है तो लोग कहते हैं कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट का झगड़ा चल रहा है। मोदी गवर्नमेंट बहुत स्पष्ट है कि कहीं भी वो इंस्टीट्यूशन से लड़ती हुई नहीं दिखेगी। लाख कोशिश कर लें वो नहीं दिखेगी। कई बार मुझे लगता है कि इसीलिए ऐसे अप्रत्याशित फैसले होते हैं जिसमें मंत्रिपरिषद इधर से उधर होना भी होता है कि आप लाइन के बाहर तो नहीं जा रहे, सरकार की छवि पे तो नहीं। इतने सतर्क प्रधानमंत्री को आप ये वाला लगाने की कोशिश करेंगे तो वो असर नहीं करेगा। मोदी का जो कैडर है, भाजपा का जो कैडर है, वो तो चार्ज अप है, वो तो एकदम जिसको कहते हैं ना देशी भाषा में कहें तो बम बम हो गया है। आज जैसे लोगों ने कहा ना सुधांशु जी की, आज तो केवल मोदी जी ने अपना महिमा मंडन किया, वोट पड़ा है, मतलब सरल भाषा में कहें तो मोदी जी ने आज बस अपना वोट जो है वो पक्का किया है।
देखिए समस्या क्या है, जिन लोगों के लिए हर चीज वोट की लाभ हानि के तराजू पर तौली जाती है, यहां तक कि भारत की एकता, भारत की सुरक्षा, भारत की सांस्कृतिक अस्मिता भी वोट के तराजू पर तौली जाती है, उनके दिमाग में वो चीज रहेगी। हम तो पूरे देश को एक करना चाहते हैं। मैं छोटी सी बात कहता हूं, जातियों में विभाजित कर दो, भाषा में विभाजित कर दो, वर्ग में विभाजित कर दो, उत्तर दक्षिण क्षेत्र में विभाजित कर दो, ये वोट के लिए है। और हम अगर उसमें एकता दिखा दें तो वो सांप्रदायिकता हो जाती है। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे, इन लोगों ने जानते क्या किया था कि अंग्रेजों ने हमको बांटा, फिर भी अपने देश की खातिर इन्होंने हर परिवेश को बांटा, कुर्सी के उद्देश्य की खातिर। अब मोदी जी ने वो बटे हुए परिवेशों का एकीकरण करना शुरू किया है। आज देखिए, सभी वर्ग, सभी समुदाय, सभी जातियों का सम्मान और सब मिलकर एक भारत के राष्ट्रीय स्वाभिमान के साथ आज काशी तमिल संगम हो रहा है, सौराष्ट्र तमिल संगम हुआ है, तेलुगु काशी संगम हुआ है। आज समझिए दक्षिण भारत से या तमिल संस्कृति का प्रतीक आकर भारत की संसद में स्थापित हुआ है। यह एकीकरण नजर नहीं आता। अगर डिवीजन की बात कर दो तो बहुत अच्छा नजर आता था। हकीकत यह है, जिनकी आंखें विभाजन देखते देखते उसकी अभ्यस्त हो गई हैं, जो टुकड़े टुकड़े ही देखना चाहती हैं, उस टुकड़े के साथ अब देश की जनता नहीं खड़ी है। सौरभ जी, मतलब ऑन द लाइटर नोट कहूंगा, इनकी हालत यह है कि आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं। अब 21वीं सदी की नई जनता इनके साथ नहीं आने वाली। और एक और प्रॉब्लम हो गई है, वो दिन गए जब चंद पत्रकारों के माध्यम से भारत के इंटेलेक्चुअल एस्टेब्लिशमेंट पे कब्जा करके जो चाहते थे वो दिखा लेते थे। आज इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे का जमाना है, हर आदमी के हाथ में फोन है, 82 करोड़ लोगों के हाथ में फोन है। ठीक है, उस पर बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन भी आ रही हैं, मगर अगर कोई ईमानदारी से सर्च करना चाहे तो मैं आज भी मानता हूं, आधे घंटे से लेकर 1 घंटा इंटरनेट पे बैठ जाए तो 80% सच्चाई के आसपास तक वो खोज कर पहुंच सकता है, अगर क्रॉस चेक वेरिफिकेशन वो करना शुरू कर दे। ये भी इनकी समस्या है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, जब से मीडिया स्वतंत्र हुई है, न्यायपालिका स्वतंत्र हुई है, भारत की साक्षरता 50% पार की है, उसके बाद ही भाजपा की सरकारें आने का दौर आया है। अच्छा, अभी आपने जिस एकीकरण की बात की ना, इसकी बहुत चर्चा चल रही है आजकल, खासकर तमिलनाडु की। मैं ओम जी के पास जाना चाहता हूं। आप देखिए, चाहे यूएन में प्रधानमंत्री जाएं, अभी ऑस्ट्रेलिया में गए थे, चाहे आज पार्लियामेंट में, अब सिंगोल तो बहुत बड़ा प्रतीक हो गया, तमिल सेंटिमेंट से जुड़ने की कोशिश प्रधानमंत्री करते हुए दिखाई देते हैं अनेक मौकों पर। आपको लगता है ये डेलिबरेट है? जी बिल्कुल। मैं आप देखिए, अभी जो बात आदरणीय सुधांशु जी कह रहे थे, मैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं कि जो मानसिकता है, बहुत विकृत तरीके की, जो मार्क्स और मैकाले की मानसिकता थी, जो जिसका अभी जिक्र कर रहे थे 1853 के न्यूयॉर्क हेराल्ड पेपर का, कि 2 सोसाइटीज कैन नेवर कम अप, और वो बोलता है कि बिकॉज दे आर वर्शिपिंग काउज एंड मंकीज। उसको हमारे संस्कृति को तो समझ नहीं है, ये तय है। दूसरी बात, जो यहां बहुत रणनीतिबद्ध तरीके से उन्होंने आर्य द्रविड़ का डिवाइड किया था, आर्य और द्रविड़ को बांट दिया था, उत्तर और दक्षिण कभी एक ही ना हो पाए, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स उसी से चलती थी अंग्रेजों ने, लेकिन उसको बाद में भी बहुत समय तक उसी को प्रश्रय दिया गया। आज जब काशी तमिल संगमम कराया जा रहा है, उत्तर और दक्षिण को जोड़ा जा रहा है, जब यह बताया जा रहा है कि सुदूर दक्षिण में खड़ी कन्याकुमारी में खड़ी कुमारी कन्या अपने वर का वर्ण करने के लिए कहां देख रही हैं? आप देखिए ना, सुदूर उत्तर में हिमालय पर बैठे शिव की ओर। ये जो इस देश की सांस्कृतिक पहचान है, जो हमारी सभ्यताई पहचान है, उसको जिस तरह से दरकिनार किया जा रहा था, आज उसको मजबूती के साथ ये देश, ये राष्ट्र शताब्दियों से एक है। जो राष्ट्र की आज की भी संकल्पना है, उस पे हम आज से 2000 साल पहले उसी पे चल रहे हैं। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय यत्र संतति पे आज पेट में दर्द हो रहा है। दूसरे, आप देखिए, मोदी जी पे राज्याभिषेक कराने का जो आरोप है सौरभ जी, वो कितना सतही है। जो व्यक्ति 8 सितंबर 2022 को याद कीजिए, जो व्यक्ति राजपथ को बदल के कर्तव्य पथ नाम दे देता हो, जो व्यक्ति जॉर्ज पंचम जहां पर विराजते थे वहां पर हटाकर देश के शौर्य के प्रतीक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को स्थापित करता हो, जो देश के एक एक गुमनाम नायक को उसकी गरिमा तक पहुंचाता हो, उस पे इस तरह का ओछा आरोप लगाना, हम अपनी संस्कृति को पुनर्स्थापित कर रहे हैं। एक बात और आपके माध्यम से मैं बोलूं, आप आज के 35 मिनट के माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण के उस हिस्से को याद कीजिए, जब वो संसद की बात हो रही है, संसद पे आरोप लगाया जा रहा है कि संसद बनाने में 1200 करोड़ दे दिया गया, 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, धन का अपव्यय हो रहा है। जब वो बताते हैं कि 9 साल हमारे नवनिर्माण के हैं,
वो कहते हैं 4 लाख किलोमीटर की सड़कें भी बनी हैं, वो कहते हैं कि 4 करोड़ घर बने हैं, 11 करोड़ शौचालय बने हैं, 50,000 से ज्यादा जलाशय बने हैं, सरोवर बने हैं, 30,000 से ज्यादा पंचायतें बनी हैं। क्यों हम भूल जाते हैं इसको? ये ऐसा व्यक्ति जो देश के अंतिम व्यक्ति की फिक्र करता हो, जो वास्तव में सवे मनुजा पजा ममा, ये सारे प्रजा मेरी संतान है, ये मानता हो, उस पर इस तरह का आरोप सतही है। अब चूंकि मैंने अभी आपसे तमिल सेंटिमेंट की बात की और हर्षवर्धन जी, पूछने का और तरीका नहीं है, सीधे सीधे आपसे पूछूं, तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का चुनावी कोई प्रोस्पेक्ट दिखाई दे रहा है आपको इतना सबके बाद भी? सिंगोल भी आ गया। देखिए, अगर प्रोस्पेक्ट दिखाई नहीं दे रहा होता तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर हमला नहीं होता। आज तक ये तमिलनाडु की राजनीति में नहीं हुआ है। वहां सीधे सीधे हमला डीएमके का होता है, या बहुत ज्यादा हो गया तो कांग्रेस से लड़ते हैं। अब ये आश्चर्य की बात है कि क्यों भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पर इतना ज्यादा हमलावर है डीएमके पार्टी के लोग। इसकी बड़ी सीधी सी वजह है। देखिए, डिवाइड करना और उसको लंबे समय तक एक बार वो बन गया तो लोगों को लगता है कि यही सत्य है। जैसे सत्य मान लिया गया कि डीएमके जो द्रविडियन पॉलिटिक्स है उसके अलावा वहां कुछ हो नहीं सकता। लेकिन कमाल की बात यह है कि जितने आस्था के केंद्र हैं, जितने महत्वपूर्ण स्थान है जो उत्तर दक्षिण को जोड़ते हैं, वो वहां से जुड़ते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो वहीं से, राम मंदिर आंदोलन में सबसे ज्यादा लोग अगर आए तो वो दक्षिण भारत से आए। और जो शंकराचार्य ने भी जिसकी परंपरा शुरू की थी, जिसको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को जोड़ने की, वो धार्मिक आधार पर थी, उसी आधार पर थी। तब भी बड़ा संघर्ष था। उस संघर्ष के अलग अलग वजहें थी, उसकी यहां चर्चा करने का अभी संदर्भ नहीं बनता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई पार्टी जोड़कर अपना आधार बनाना चाहती है तो यही तो लोकतंत्र है ना। कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरह से थी वहां, धीरे धीरे गायब होती चली गई, एक एक करके उसका आधार खत्म होता चला गया। और आधार किस कदर खत्म हुआ है कि आज वो कर्नाटक में इस जीत पर इतनी प्रसन्न है, उसको लग रहा है कि अरे हमने कमाल कर दिया। और जबकि तमिलनाडु में उसकी स्थिति यह है कि वो वहां पर इस स्थिति में नहीं कि अकेले चल सके, उसको पीछे पीछे चलना पड़ रहा है। ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये हाल है, क्योंकि विभाजनकारी नीतियों पर वो पार्टी को चला रहे थे लंबे समय तक। सत्ता जी, अब आप इसको अहंकार कहिए, कुछ कहिए, कांग्रेस पार्टी का एक कॉन्फिडेंस है जो कुछ भी उनके इस हाल के बयानों में और इस आज संसद के बॉयकॉट में भी दिखाई दे रहा है। और अशोक गहलोत ने तो आज बयान भी दे दिया कि राजस्थान अगला कर्नाटक है और 150 से ज्यादा सीट आएगी हमारी। पहले वो आपस का अपना मामला सेटल कर लें। जो उनके राजस्थान में, राजस्थान अगला कर्नाटक है, राजस्थान वो जहाज है जिसके 2-2 पायलट हैं, या वो एक फूल है जिसके 2-2 माली हैं, ये तो पहले वो आपस में तय कर लें, उसके बाद बोले। परंतु यहां पर उपाध्याय जी बैठे हुए हैं, तो मैं एक बात कहूंगा, एक गंभीर बात अचानक मेरे दिमाग में आई। ये आर्य द्रविड़ की जो थ्योरी चलाई जाती है जी, मान्यवर, ये काल्पनिक बातें तो कही जाती हैं, परंतु एक यथार्थ जो भारत के इतिहास में लिखा है, उत्तर से दक्षिण विजय नहीं हुई थी, दक्षिण से उत्तर विजय हुई थी। आदि शंकराचार्य दक्षिण से निकलते हैं और उत्तर तक जाके कश्मीर तक बाकायदा कहा जाता है कि वो विजय करने के निकले और अपने बौद्धिक ज्ञान के द्वारा सबको पराजित करते हैं। और अपना परिचय क्या देते हैं काशी की विद्वत सभा में जाकर, अहम द्रविड़ शिशो अस्मि, मैं द्रविड़ शिशु हूं। और महिषी में आचार्य मंडन मिश्र को परास्त करते हैं, वो उनके शिष्य बनते हैं और वो शृंगेरी के शंकराचार्य जाके बनते हैं। चारों मठों में भारत का एकीकरण एक दक्षिण का सन्यासी करता है जो अपने को द्रविड़ शिशु कहता है। वास्तविकता में दक्षिण से उत्तर में यह धर्म की विजय हुई है, मगर ये लोग जो दिखेगा उसका उल्टा ही पहुंचाने का प्रयास करते हैं। पर आप चिंता मत करिए, भारत अब करवट ले रहा है। एक पंक्ति में कह दूं, जो आज की संसद इसको दिखा रही है कि अब अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा। बहुत शुक्रिया। बहुत ओम जी, बिल्कुल समय नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है। अच्छा, चलिए अपनी बात आप पूरी कीजिए। नहीं, बस एक पंक्ति और इसमें जोड़ रहा था मैं कि जिस तरह से चक्रवर्ती सम्राट की तरह से सांस्कृतिक एकीकरण और धरणीबंध कर रहे हैं शंकराचार्य, वो भी है आदरणीय सुधांशु जी। जब भक्ति उपजती है, जो भक्ति आंदोलन हम जिसे कहते हैं, उसका सोता भी दक्षिण में ही फूटता है और पूरे देश में वो बहता है। भक्ति द्राविड़ उपजी, लाए रामानंद, प्रकट किए कबीर ने सप्तदीप 9 खंड। तो वो पूरा 8वीं-9वीं शताब्दी में जो पहला फेज शुरू होता है उसका, उसके बाद पूरे देश में भक्ति आंदोलन की शुरुआत
दक्षिण से ही निकल के होती है। इसलिए इस देश की एकता, उसकी अखंडता, उसकी संप्रभुता पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले, उसमें डिविजिव पॉलिटिक्स करने वाले, पता नहीं वो किस अब देखिए, आज तो एक दल के नेता ने बड़े अति उत्साह में ये भी कह दिया हम इस संसद में कदम रखेंगे ही नहीं। तो अब वो आगे क्या करेंगे और कल अपना बयान के वापस लेके सोचना होगा। बहुत शुक्रिया सुधांशु जी आपका, ओम जी उपाध्याय जी आपका, हर्षवर्धन जी आप स्टूडियो में आए, बहुत धन्यवाद आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।